Hello guys, welcome to BMS Academy. So today we are going to discuss third lecture of the series we have started Vision IAS 2021 Prelims Test Series. और ये जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है उसका जो थर्ड लेक्चर है जो 21 से लेके 30 क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ 360. यहाँ पे पहली बात तो ये होगी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके अंदर है, 360 आर्टिकल के अंदर. ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रोविज़न दिए गए हैं, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कांट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. ओके, एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग. ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट जो लाया गया था 1975 के आसपास, उसमें इस चीज़ को बोला गया था कि दिस शुड बी, मतलब कि ये जुडिशियल रिव्यू से परे है, इसको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. बट आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 जो कि बहुत सारी चीज़ों को, जो गलत प्रोविज़न डाल दिए गए थे, उनको सही करने की कोशिश करता है. तो इसने इस चीज़ में बोला कि दिस इज़ नॉट, मतलब कि ये जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है. तो ये पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत है. प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय लोकसभा. देखिए ओनली बाय लोकसभा की बात करी गई है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा. अब पता है बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ द टाइम स्पैन, जब वो प्रोक्लेम कर दी जाती है और 2 month के अंदर अंदर दोनों हाउसेज के द्वारा सिंपल मेजोरिटी, ये वाला ठीक रहेगा. ठीक है, मतलब कि 2 month के अंदर अंदर उस चीज़ को अप्रूव करवाना पड़ता है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी. यस, दिस इज़ पास बाय सिंपल मेजोरिटी. बट ये जो ऑप्शन डी है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है. ठीक है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है. जो होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं. ऐसा होता है कि पहली बात, ये जो रिडक्शन द सैलरी एंड अलाउंसेस, जो पर्सन्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरीज को कम कर दिया जाता है, कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. और देखिए रिजर्वेशन ऑफ द मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, जो होते हैं स्टेट भी पास करते हैं ना, स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, उनके द्वारा जो पास करे जाते हैं वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख दिए जाते हैं. ठीक है, फिर अगर प्रेसिडेंट अगर अप्रूव करता है तो जाके वो आगे पास हो पाएंगे, अदरवाइज़ उनको कंसीडर करने के लिए रख दिया जाता है. और इसमें ये बातें जैसे मैंने आपको बताया ये क्लियर हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा. चेयरपर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन. चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ NHRC एंड SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. देखिए ये सही है, ये गलत है. ऑप्शन बी इज़ राइट. हाउ? देखिए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पे क्या सही रहेगा? ये जो स्टेट वाला काम है ना, अरे ये तो गवर्नर करेगा ना. ठीक है, तो ये जो नेशनल है ना इंडिया लेवल पे, वो प्रेसिडेंट करेगा. ठीक है, देख लेते हैं इसके और प्रोविज़न. देखिए 1993 एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 आया था, उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एट स्टेट लेवल बनाए गए थे. अब जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट और कंकरेंट लेवल पे, उन सब्जेक्ट्स पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं तो उनको इंक्वायर करेगा. ठीक है, यूनियन लिस्ट वाले पे नहीं करता है. बट अगर मान लीजिए स्टेट लिस्ट पे, कंकरेंट लिस्ट पे कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट मैटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड अदर आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसमें काम कर सकते हैं. अगला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपॉइंट करता है गवर्नर, कौन से, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को. बट इन नेशनल लेवल कौन करता है? प्रेसिडेंट. बट याद रखिएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो पॉइंट तो कर दिया गवर्नर ने स्टेट्स वालों को, बट अगर रिमूव करने की बात आती है ना, तो वो प्रेसिडेंट ही करता है, ओनली प्रेसिडेंट. ठीक है, दोनों केसेस में, NHRC में भी, SHRC में भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Interest groups seeks to promote the interest of the particular section or group of the society. ठीक है, आगे दे इंटरेस्ट ग्रुप सीक्स टू प्रमोट करते हैं, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन या ग्रुप ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं. ठीक है, दे कैन बी
ऑफ टू टाइप्स, प्रमोशनल, यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान देना है, प्रमोशनल और एंड सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, दो तरह के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप इज और आर अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। देखिए सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं ना, उसके ये एग्जाम्पल हैं, ये नहीं। सेक्शनल ग्रुप जो होते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि ट्रेड यूनियन सभी थोड़ी ना ट्रेड यूनियन के उसमें एम्बिट में आते हैं, सभी थोड़ा ना लॉयर्स होते हैं, सभी थोड़ा ना डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सेक्शन है ना एक, ठीक है, वो जो प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट ग्रुप को। इनका एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ देखिए लॉयर्स का कोई इंटरेस्ट रहेगा, डॉक्टर्स का ये इंटरेस्ट रहेगा कि जैसे कि पेंडेमिक के दौरान हमें सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को प्रमोट करने वाले को क्या कहते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। बट जो प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो होल लार्ज सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मतलब अपन जैसे कि हम कुछ लोगों ने संस्था बना दी, वो हम किसके लिए काम करेंगे, बॉन्डेड लेबर के लिए, कि लेबर का आप पैसे भी नहीं दे रहे हो और उसको खाने पे ही चलाए रखा हुआ है, ठीक है, खाना दे रहे हो थोड़ा बहुत और उससे काम करवाए जा रहे हो दिन रात, ठीक है, बट ये हम तो नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल, ठीक है, आगे इसमें आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स में लीड टू द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, इस पे बहुत सारे क्या हुए हैं, प्रोटेस्ट भी चले हैं, ठीक है, बट कोविड-19 आने के बाद थोड़ा डाइल्यूट से हो गए प्रोटेस्ट, ठीक है, बट हम इसके डिबेट में नहीं चाहेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ CAA एंड हाउ दिस विल इम्पैक्ट, दिस इज फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, वी विल डिस्कस दिस थिंग ऑन अनदर videos, okay? When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, ठीक है, अगर कोई इंडियन सिटीज़न वॉल्टरली, मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप को एक्वायर कर लेता हूँ, तो क्या मैं लॉस, मेरी इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी? अरे यस, हाँ, बट अगर वॉर चल रहा है ना अगर कंट्री का किसी कंट्री के साथ, ठीक है, और मैं ऐसा अप्लाई करता हूँ, तो शायद वो होल्ड में डाल सकती है इस सिनेरियो में, ठीक है। अगर इफ़ द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन, यस, दिस विल ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इफ़ ही इज़ माइनर हुज पेरेंट्स आर अनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी, ठीक है, हम इंडिया की सिटीजनशिप को अनाउंस कर देते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि इंडिया के सिटीजन रहें, तो क्या हमारा बच्चा माइनर मतलब बिलो 18 अगर रहेगा, तो क्या उसकी सिटीजनशिप भी ख़त्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, उसकी ख़त्म हो जाएगी माइनर अगर रहेगा तो। अगर 18 साल के बाद फिर से वो इंडियन सिटीज़न बनना चाहता है तो वो बन सकता है, बट फॉर द पीरियड ऑफ माइनर एज देन हिज और हर इंडियन सिटीजन शुड बी नॉट वैलिड, ओके। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा, ठीक है। जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वेज फॉर लूजिंग सिटीजनशिप। क्या है? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन जैसे कि अगर पहला देख लेते हैं, रेनंसिएशन मतलब अगर कोई इंसान फुल एज मतलब मोर देन 18 एज और कैपेसिटी है और डिक्लेयर करता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप अपनी रेनाउंस कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा? तो वो पर्सन उस इंडियन सिटीजनशिप मतलब सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। हाउएवर इफ सच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द वॉर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो रजिस्ट्रेशन शैल बी बिड हेल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन व्हेन अ पर्सन अनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड, मतलब जो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन था वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और 18 क्या होने के बाद वो रिज्यूम कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप को। अगर टर्मिनेशन के केस में क्या रहता है? व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली, कंसाइसली, नोइंगली, विदाउट ड्यूरेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और कंपल्सन, अगर उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है और वो फिर भी जानबूझ के क्या करता है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, देन उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है क्या?
सिटीजनशिप। बट ये कब अप्लाई नहीं होता है, जब इंडिया किसी के साथ वॉर में है। ये वॉर वाली चीज़ें याद रखना यार, ठीक है। बाई डेप्रीवेशन इट इज़ कंपल्सरी। डेप्रीवेशन में क्या होता है, इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़। डेप्रीवेशन के केस में ये आगे के सब केसेस आ जाते हैं। अगर क्या मान लीजिए किसी इंसान ने फ्रॉड से क्या ली हो, सिटीजनशिप ली हो इंडिया की, तो क्या हो सकता है, उसकी डेप्रीवेशन को यूज़ करके उसकी सिटीजनशिप को नकार दिया जा सकता है। अगर कोई इंसान डिसलॉयलिटी शो करे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसकी सिटीजनशिप को हटाया जा सकता है। और अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है, मान लीजिए चाइना के साथ वॉर में है, और उनके साथ स्टिल, भाई देखो ना, नेशनैलिटी तो कुछ चीज़ होती है ना, फील होता है, ठीक है। तो अगर चाइना के साथ फिर भी ट्रेड करे जा रहा है और कम्युनिकेशन चल रही है उसकी, तो भी उसकी सिटीजनशिप को हटा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए विद इन 5 ईयर्स अगर रजिस्ट्रेशन होती है, दो तरह से नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से अगर सिटीजनशिप इंडिया की गेन करता है, बट अगर 5 सालों के अंदर अंदर वो किसी और कंट्री या कहीं पे भी 2 सालों के लिए क्या हो जाता है, प्रिजनर बन जाता है, कोई कांड कर देता है, ठीक है, तो भी उसकी रजिस्ट्रेशन मतलब सिटीजनशिप चली जाएगी। और अगर वो 7 सालों से कंटिन्यूसली बाहर रह रहा है, ठीक है, तो भी मतलब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ आउट ऑफ इंडिया 7 years continuously, then also by deprivation his citizenship would be lost, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल शब्द का आपको मतलब होना चाहिए फेडरल, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो फेडरल फीचर अगर आप याद रखने हो तो आप यूएस को याद कर सकते हैं, देखिए वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोविज़न है, बाइकैमरलिज्म वगैरह, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या क्या है, तो उन्होंने बोला है फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है? यस, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। बाइकैमरलिज्म है? यस। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है? यस। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है फेडरल फीचर इन इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये यूनिटरी फीचर हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस क्या है, हैं, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। देख लेते हैं क्या क्या और फीचर ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन के क्या क्या फीचर होते हैं? 2 गवर्नमेंट्स होती हैं, ऑब्वियसली हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर्स होते हैं, मतलब सेंटर एंड स्टेट है ना, हमारा सेंटर एंड स्टेट पे अलग अलग गवर्नमेंट्स चल रही हैं। 2 गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, 7th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ऑफ कोर्स वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, आर्टिकल 368 वेरी रिजिड। हाउ टू amend the constitution? By using article 368 we can amend the constitution, but that procedure to amend the constitution is very hard, and that is rigidity of the constitution. But this is also flexible whenever it is needed, due to the societal need we used to change and amend the constitution, and it has been amended 104 times. So this shows, but think the flexibility. So it is a mixture of flexibility and rigidity. Independent judiciary, yes. Separation of power, article 50 of the constitution shows there should be separation of power between the judiciary and the executive. Bicameralism means 2 houses मतलब राज्यसभा लोकसभा। हर स्टेट में भी ऐसा होता है ना, हर स्टेट में तो नहीं होता, मैक्सिमम स्टेट, कुछ स्टेट्स में है जिसमें कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। सो बाइकैमरलिज्म, राज्यसभा लोकसभा। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर। क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि नहीं? बहुत सारे आर्टिकल हैं, 356 का आजकल बहुत न्यूज़ में चला है, ठीक है। तो 356 का यूज़ करके क्या होता है, सेंटर पावर में आ जाता है स्टेट में, ठीक है, और स्टेट में लॉज बनाने पड़ता है, ठीक है। 356 और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर के। यूनिटरी बाइस्ड है ना हमारा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यस वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, आवर स्टेट्स डोंट पोजेस अनदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देम, ठीक है। बट देयर वाज एक्सेप्शन फॉर दैट फॉरवर्ड J&K, बट नाउ बाय क्वेश्चनिंग द आर्टिकल 370 नाउ दे शुड possess loyalty towards Indian constitution, okay. So single citizenship, yes,
we don't have dual citizenship, just like USA. They have a dual citizenship, one for their states and one for their whole country, because they are federation. ठीक है, they are federal in structure, totally federal, they are federation of states, but we are union of states. But is the difference, we are not made up of by the agreements between the states to become a union. We had union, but we actually divided the whole country into the other into 28 states only due to the large geographical extent, and for the convenience of the administration we have divided our country. So we are union of states, and our states don't have powers to cede from the union. Article 1 of the constitution, you can see, might be there is a written in this thing. ठीक है, okay. Flexibility of the constitution, yes, as I told you earlier that our constitution is flexible as well as rigid. Okay, so integrated judiciary, yes. हाई आप कहाँ से देख लीजिए, लो लेवल से देख लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप अप्रोच करते हो हाई कोर्ट से अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट इज़ क्या है, सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया की. ठीक है, तो एक सेंटर पे बैठे हुई, मान ले सकते हैं आप, सेंटर पे बैठे हुई एक क्या है, कोर्ट है, बट इंटीग्रेटेड लेवल पे है. हाँ, इंडिपेंडेंट भी है, दोनों फीचर्स हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यस, दैट इज़ अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या गवर्नर सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना. और ये जो प्रोविजन 1935 वाले एक्ट से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS एंड IFS. यहाँ पे IFS का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, नॉट फॉरेन सर्विसेज. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सोन, आर्टिकल 352, 360, 356, ये सब क्या है आपके यूनिटरी फीचर है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग. क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या लगता है आपको? यस, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर आई थिंक, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था कि इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ any from the any statute. Okay, and it is also not mentioned in the constitution, and if anything is not mentioned in the constitution, that we can say that is extra constitutional. Okay, so it is made by, कैसे बनाया गया था ये, एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना दिया गया था नीति आयोग. इट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन वॉज ऑल्सो लाइक दैट, नीति आयोग की तरह, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द अप्रोचेज फॉर द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव. ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. यस, इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स बट नॉट टेक्निकल. दिस इज़ रॉन्ग. अनटिल यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड कर देता है. बोथ डायरेक्शनल पॉलिसी इनपुट्स, जब जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है ना, तो ये डायरेक्शनल पॉलिसी इनपुट्स, क्योंकि थिंक टैंक कहलाता है ना, ये सोचने का काम करता है. बट अगर टेक्निकल एडवाइस चाहिए होती है ना, तो ये बंदों को बुलवा के क्या कर देता है, टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड कर देता है. एंड इट प्रोवाइड्स कोलैबोरेटिव एंड बॉटम अप अप्रोच. दैट इज़ द बेस्ट, जो कि बार बार बात करी जाती है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में. जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम की बात करता था जब प्लानिंग होती थी, पॉलिसी मेकिंग होती थी. मतलब सेंटर से कोई प्लान बन रहा है और वो इम्पोज किया जा रहा है नीचे ग्राउंड लेवल तक. बट इसमें क्या होता है, नीचे ग्राउंड लेवल से प्लानिंग की शुरुआत होती है, अपने अपने प्लान्स देती हैं, फिर वो मान लीजिए अगर कोई विलेजेस है, विलेजेस प्लान देंगे, वो ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, ब्लॉक लेवल से होते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर क्या जाएंगे नीति आयोग के पास. सो दिस इज़ द बेस्ट. तो इसमें पहली और तीसरी सही रहेगी. ऑप्शन ए इज़ राइट. तो इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा. हाँ, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. तो विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. देखिए ऐसा था 1947 तक क्या होता था, दो तरह से डिवाइड करी गई थी जो भी टेरिटरीज थी. ठीक है, एक दो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, एक प्रोविंशियल स्टेट्स थी. ठीक है, जो प्रोविंशियल थी वो डायरेक्ट कंट्रोल था जिनका, किसका, अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का. बट ये किसके द्वारा करी जाती थी रूल, प्रिंसेस के द्वारा.
प्रिंस के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी किंग के द्वारा, बट किसका मतलब इसके ऊपर किसका काम था, मतलब जैसे डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट सॉवरन इन नेचर, बट यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट करते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस तो बांट दिए गए, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनके पास ऑप्शन रखे गए, क्या, या तो इंडिया में मिल जाओ, ठीक है, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या अपने आप में इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। अब 552 के आसपास जो थी, आई थिंक 552 ही थी, यस 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें कि 549 जो थी इंडिया में चुपचाप करके एसिमुलेट होगी, बट 3 को रास नहीं आया, ठीक है। वो कौन थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। कश्मीर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि राजा हरि सिंह के द्वारा साइन कर दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इनक्रोच करना शुरू कर दिया था कहाँ पे, कश्मीर में, तो फिर अपनी सेना भिजवाई गई, तो कश्मीर वहाँ पे बचा लिया गया कुछ हिस्सा, ठीक है। पाकिस्तान को कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है। अगर देखा जाए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, तो इंडिया का सारा हिस्सा है, ठीक है। जूनागढ़ इज़ इन गुजरात, तो इसने चुपचाप रेफरेंडम करा और बांध गया। बट हैदराबाद, ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, पुलिस एक्शन करा गया, इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको बोला जाता है, लौह पुरुष, ठीक है, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट करने में बहुत मदद करी है। तो दिस वाज होल थिंग, आई थिंक, हाँ, यस। नेक्स्ट, अंबुबाची मेला, चैत्र यात्रा, विशु, रंगोली, बिहू। यार बिहू का नाम जब आता है तो आप सीधा असम के साथ एसोसिएट कर सकते हो, तो ऑप्शन 4 तो गलत हो ही गया। और यहाँ पे अंबुबाची मेला पहला जो है, पहला सही है, तो ये 3 ऑप्शन में से 2 बचते हैं, ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे विशु जो है, ये जो चैत्र यात्रा ना, ये उड़ीसा की ही है, दैट इज़ राइट, तो ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज़ राइट। जो विशु है ना, ये है केरला में, जहाँ पे विष्णु और कृष्णा की पूजा करी जाती है। देख लेते हैं, ऑप्शन सी, यस। इट इज़ फेस्टिवल मार्किंग एनुअल मेंस्ट्रुएशन, देखो, एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रिजाइडिंग गॉडेस एट गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल। अंबुबाची मेला जो होता है कामाख्या देवी टेम्पल है, वहाँ पे होता है, और जहाँ पे जो पीरियोडिक साइकिल होती है ना वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन की पीरियोडिक साइकिल जो होती है वो बाई मंथ आती है, बट यहाँ पे एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूजा जाता है, और यहाँ पे मेन का आना अलाउड नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ अ क्रॉस आर्ग्यूमेंट, देयर वुड बी अ क्रॉस आर्ग्यूमेंट फॉर सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल में क्या है, 10 से लेके 50 वर्ष की औरतों के लिए एंट्री मना है, तो अगर वहाँ पे मना है तो अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हो तो देन देयर शुड बी ऑल्सो इक्वालिटी ना, बट सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स शुड रिफ्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम द सेंसिटिव इश्यूज, लाइक आपका ये रिलीजन वाले मैटर हो जाते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए। क्या हुआ, 1 साल तक बहुत इशू चला, किसी ने घुसने की कोशिश करी, ठीक है, तो बट क्या कर लिया, नहीं घुस पाए। एक जो औरत थी, आई थिंक, आई डोंट नो हर नेम सॉरी, राइट नाउ आई कांट रिकॉल, तो उन्होंने जाने की कोशिश, वो शायद जा भी आ चुके हैं, बट क्या कर रहे हो यार ये, ठीक है, इतना फोर्सेस को लगा रहे हो वहाँ पे, इतना मैन फोर्स यूज़ कर रहे हो, इतना पैसा यूज़ हो रहा है, बट ऐसी चीज़ें रेदर देन वी शुड गो फॉर डेवलपमेंट ना, ठीक है, वी शुड नॉट प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ कंट्रीज पीपल, ठीक है। तो ये है फेस्टिवल, ठीक है, यहाँ पे जेनेटल पार्ट की पूजा करी जाती है, और महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पे है, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से नीलाचल हिल्स ऑफ, कहाँ पे, गुवाहाटी में नीलाचल हिल्स हैं, और जो कि आपको ब्रह्मपुत्र ऐसे जा रही है ना, तो नीलाचल हिल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा ही फेस्टिवल एक कहाँ पे मनाया जाता है, जिसका नाम है चिंगानूर महादेव टेम्पल। चिंगानूर महादेव टेम्पल में भी ऐसा ही सेम तरह का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे ऐसा ही होता है, भगवती टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पाया जाता है। चैत्र यात्रा कहाँ की है, तारातारनी हिल्स इन उड़ीसा, तारातारनी हिल्स इन उड़ीसा, जो कि श्राइन वो वहाँ पे लोकेटेड है, बैंक्स ऑफ ऋषिकुल्या रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एक्चुअली। हियर क्या होता है, बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में पढ़िएगा।
और उसमें देखिएगा और ऋषिकुल्या रिवर है, वहाँ पे एक बीच है, वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे मिलके क्या करते हैं, मैं लोग बोल रहा हूँ, ये जो ओलिव रिलेटेड टर्टल हैं वो वहाँ पे नेस्टिंग होती है, ठीक है, छोटे बेबीज़ को जन्म देती है, ठीक है, और वहाँ पे उनका ब्रीड नेस्टिंग होती है, ठीक है। तो विशु इट इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी पूजा करी जाती है। और रंगोली बिहू असम, जैसे मैंने बोला आपको, और बोहाग बिहू भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ असमीज न्यू ईयर मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस नाम से, रंगोली बिहू के नाम से। और 3 तरह एक्चुअली कितने तरह के बिहू मनाए जाते हैं यहाँ पे, साइकिल चलती है, 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, भोगाली और माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है, बोहाग और रंगोली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, और कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैग कहाँ पे 147 से लेके 153 आर्टिकल, आई थिंक 147 से लेके 151 आर्टिकल तक इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। और अभी जो पावर में है, जिनको अभी कैग की पद में है, वो है GC मुर्मू, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कहा गया कि नॉट करेक्ट, इट इज़ ऑथराइज्ड टू ऑडिट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या लगता है, हाँ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन उन्होंने बोला नॉट करेक्ट, तो अगर ये करेक्ट रहेगा तो इसको ऑप्शन को काटना पड़ेगा ना। इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कैग सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। कैग कंपाइल्स एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ, ये ऑप्शन सही है। मतलब इसमें से जो, इन सभी में से जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है, मतलब अदरवाइज़ ये सारी स्टेटमेंट्स राइट हैं, ठीक है। तो कैग जो है वो कंपाइल करता है और मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ बोथ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स के करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का काम इसको ख़त्म कर दिया है कंपाइल करने का। और ये ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, यस। कैग इज़ रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज, यस, दैट इज़ ऑल्सो राइट। ऑडिट करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यस, कंटिजेंसी को भी करता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्यू को भी करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए द ड्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑल रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, ठीक है। इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको करता है, और जो स्टेट के भी कंसोलिडेटेड फंड होते हैं उसको भी ऑडिट करता है, और यूनियन टेरिटरीज़ के भी करता है, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे कि केजरीवाल है ना, उनकी वो CM है ना, ठीक है, MLAs में चुनते हैं ना वहाँ पे। अब चंडीगढ़ में क्या होता है कि चंडीगढ़ में थोड़ी ना चुने जाते हैं आपके MLAs वगैरह, वहाँ पे थोड़ी ना होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यूटीज़ में, उनके भी क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स को भी ऑडिट करता है, और यूटीज़ को भी करता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को भी करता है, और ईच स्टेट के भी कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट्स के भी, उनको भी ऑडिट करता है, जो भी एक्सपेंडिचर करे जाते हैं। एंड ऑल बॉडीज़ ऑथराइज्ड एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, जो कि फाइनेंस करी जाती हैं सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज़ के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज, उनको भी ऑडिट करने का काम करता है। एंड एनी अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर अगर स्टेट के पर्सपेक्टिव में बोले कि हाँ यार भाई साहब ऐसा है कि कोई म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल बॉडी है, उसको ऑडिट करना है, तो उसको भी ऑडिट कर देगा, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट बोलेगा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सबमिट हिज रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स, सेंटर वाली जो होती हैं, कोई भी ऑडिट करता है तो उसको प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ती हैं, स्टेट के पर्सपेक्टिव में गवर्नर को करनी पड़ती हैं। और वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कहाँ पे ले डाउन होती हैं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में। मतलब अगर सेंटर वाली होगी तो वो पार्लियामेंट में करेगी, स्टेट की है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में करेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। हु इज़ द गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो वो होता है कैग, ठीक है, अभी मुर्मू है। तो ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट, यस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 1976
क्या करा गया, ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि उसमें कहा गया दोनों करते हैं, बट 1976 के बाद ये काम ख़त्म कर दिया गया सेंटर के पर्सपेक्टिव में। और उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का रहता है या 65, मतलब मान लीजिए कोई इंसान 62 साल की उम्र में क्या बने, कैग बने, तो वैसे तो उनका टेन्यूर 6 साल का है ना, बट 3 साल ही काम कर पाएंगे क्योंकि वो 65 साल के पहले पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ही कैन रिज़ाइन, किसको लेटर देगा, प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली, एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ द जजेस। ठीक है, और ये आपको जानना जरूरी था। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट करेक्ट। यार नॉट करेक्ट, इन चीज़ों पे ध्यान देना। द NCBC हैज़ बीन कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। यस, क्या हुआ था, देखिए मंडल कमीशन, जो वो हुआ था, मंडल केस हुआ था, उसमें 1990 देख लेते हैं, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, मंडल केस में जजमेंट जो हुआ था 1992 में हुआ था, उसमें कहा गया देयर शुड बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उसमें क्या बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बट देखिए इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया था, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस वही 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है। समझ पा रहे हैं, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी सिर्फ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बन चुकी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यस दिस इज राइट। इट इन्वेस्टिगेट्स द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर बोथ OBC एंड एंग्लो इंडियंस। दिस इज रॉन्ग, OBC के लिए करेगा, एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं करेगा। पहले जो इसकी देखभाल, जो ये OBC वाला पार्ट था ना, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर ही आता था। ठीक है, उसके अंदर ही इन चीज़ों का प्रोटेक्शन करी जाती थी, और उसके अंदर एंग्लो इंडियंस भी थे। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये एंग्लो इंडियंस वाला पार्ट इसी में ही है, बट ये सेग्रीगेट हो चुका है OBC वाला। आर्टिकल 338 आई थिंक, देख लेते हैं, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दे दिया गया है नया आर्टिकल। ठीक है, तो NCBC दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, और ये आंसर रहेगा हमारा बी। द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ NCBC आर डिटरमाइन। यस, प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। एंड एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ राइट। एंड एनी अदर पॉइंट, ठीक है, ओके, 1993 इस्टेब्लिश करा गया था NCBC, जैसे कि मैंने आपको बताया, और 102 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एंड द कंडीशन प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर सेफगार्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और सोशली बैकवर्ड हैं उनके लिए किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर फॉर द एंग्लो इंडियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड रिपोर्ट प्रेसिडेंट फॉर देयर वर्किंग। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और या किसी भी तरह की आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। माइट भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप कोऑपरेट करिए। अगर आप सारी डायमेंशंस को कवर करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, देखिए ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें सारी की सारी डायमेंशन को कवर करा जाता है, ताकि आपकी साथ ही साथ क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से पेपर में इन चीज़ों को